नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में सच पता करना बेहद मुश्किल काम है। वैसे भी युद्ध जब होता है तो सबसे पहले खबरों में युद्ध लड़ा जाता है, झूठी खबरों का युद्ध होता है, उसके बाद सच्चाइयों की बातें होती हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से कुछ बातें रखते हैं। उन दोनों पक्षों के जो शुभचिंतक होते हैं ना, वो भी अपनी अपनी तरह से बातों का मतलब निकालते हैं। आज जो बाइडेन गए थे इजराइल, एक बार उन्होंने मना कर दिया, दोबारा में पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने जो कहा वो वीडियो पे रिकॉर्ड है, लेकिन उसका भी सब लोग अलग अलग अपना अपना मतलब निकालकर हेडलाइन बना रहे हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हमास की स्थिति क्या है और इजराइल की स्थिति क्या है, फिलिस्तीन के लोगों की स्थिति क्या है और आने वाले समय की क्या आहट देखने में आ रही है आज के घटनाक्रमों के बीच में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। जो बाइडेन गए उन्होंने 3 बयान दिए, मेनली मुख्य रूप से। एक बयान उन्होंने जो दिया वो एक हमास, CIA, FBI, जितनी भी दुनिया की एजेंसियां हैं, MI6, मैं आपको बता चुका हूं कि वहां गाजा में घुसकर खबरें निकालना और जानकारी निकालना किसी भी जासूसी संस्था के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन बाइडेन साहब ने कुछ घंटों के अंदर निष्कर्ष निकाल दिया कि वो जो अस्पताल है, वो भी एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, गाजा के अंदर उसके ऊपर बम किसने गिराया, मिसाइल किसने गिराई, 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। और उसको लेकर भी उन्होंने कह दिया कि संख्या बड़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। एक ही दिन में सुबह तक ये था कि मिसाइल से हमला हुआ है, इसलिए बाइडेन नाराज हो गए और बाइडेन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। दोपहर को पता चलता है कि बाइडेन तो पहुंच गए और पहुंचने के बाद नेतन्याहू के गले मिल रहे हैं और नेतन्याहू के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। Years ago, I asked the Secretary of State when he and I were working in the Senate to write something for him, and said he wrote a line that I think is appropriate. He said, "It's not we lead, not just well, I won't go into it. I'll wait later, taking too much time. But the point is this: that I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday." And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये वाली जो बात है कि वो दूसरी पार्टी ने बम गिराया है, इजराइल ने नहीं गिराया है, ये नतीजा बाइडेन ने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया। अपनी बारी होती है तो जांच होगी, ये होगा, फला होगा, ढिमका होगा। लेकिन यहां कुछ घंटों के अंदर बड़े अंतर्यामी है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया और ये भी बता दिया मरने वाले कितने और कितने बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ में 2 बातें उन्होंने ऐसी भी कही हैं जो नेतन्याहू के लिए भी सबक बन गई हैं, और उनमें से एक बड़ी बात यह है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना है। दूसरी बात जो नेतन्याहू ने उनको वादा किया है कि हम गाजा के अंदर सिविल कैजुअलिटीज, यानी आम लोग जो हैं, जो आम जनता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बीमार हों या सामान्य लोग हों, पुरुष भी उसमें शामिल हैं, उनको नुकसान ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। ये उनको आज नेतन्याहू को वादा करना पड़ा। यानी परिस्थितियां बदली हैं और ये बदली हुई परिस्थितियां नहीं देखना चाहना एक अलग तरह की चीज है, अलग तरह के हालात हैं। अब आप सोचिए कि ये खबर जब आपके पास आ रही है तो क्या आ रही है और किस तरह से आ रही है। लेकिन इस खबर के पीछे की खबरें बड़ी गहरी हैं और जब तक वो खबरें आपके सामने नहीं आएंगी, आप यथार्थ पता ही नहीं लगा पाएंगे। बाइडेन की दुविधा इस समय सबसे बड़ी दुविधा है। दुविधा ऐसे है कि बाइडेन चले तो गए, इजराइल के साथ में फिर दोस्ताना दिखा दिया, निभाने की स्थिति बाद में पता चलेगी। लेकिन
वो एक अजीब से धर्म संकट में फंसे हुए हैं। बाइडेन का इरादा तो था कि अब यात्रा कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि जिन बाकी 2-3 देशों से वो मिलने वाले थे आसपास के, उन देशों ने इस घटना के बाद मिलने से इनकार कर दिया था। पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं कि इजराइल ने तो हदें पार कर दी हैं। कायदे से देखा जाए तो ये जो घटना है, अगर इसकी खबर को सही मान लिया जाए, इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने उसको नकार दिया, तो इजराइल से बड़ा आतंकवादी धरती पर कोई बच गया क्या? स्थिति तो यही बन रही है। तो इसलिए बाइडेन ने ये यात्रा रद्द कर दी थी, क्योंकि कल ही उन्होंने समझाइश दी थी कि आपको ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना है, गाजा में नहीं घुसना है, और उनके स्वागत में ये खबर मिले। लेकिन समस्या ये है कि अपने मन से ज़्यादा फैसले अमेरिका का राष्ट्रपति कर नहीं पाता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ का एक पावर एलीट है, एक ऐसा तबका है जो पूरे अमेरिका को चलाता है। बहुत सारे धनी पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, अलग अलग तरह के रोशी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। वो पावर एलीट तय करता है कि राष्ट्रपति को क्या करना है, और जानकारों का कहना है कि पावर एलीट के दबाव में बाइडेन को आना पड़ा। अब जब बाइडेन को पावर एलीट के दबाव में आना पड़ा, तो भैया किस मुंह से जाओगे? तो मुंह से जाने का तरीका ये हुआ कि भैया वहां जाके बोली तो कि नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो इनको झूठा नाम लग रहा है, तो अब तो हम इनके पास आ सकते हैं ना। अगर आप मानोगे कि उन्होंने उनके अस्पताल पे बम गिरा दिया, 500 लोगों को मार दिया, बीमारों को मार दिया, तो क्या होगा? फिर तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप कह दो नहीं, इन्होंने नहीं मारा जी, दूसरों ने मारा, इनका नाम झूठा लग रहा है, तो आप फेस सेविंग कर सकते हो। अब मसला इस बात का है कि पावर एलीट का इतना बड़ा रोल कैसे है। तो आपको इजराइल के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में जब वोटिंग हुई थी और जब इजराइल बनाने का फैसला हुआ था, उस दौरान पंडित नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित ने इजराइल बनाने का विरोध किया था। और सिर्फ विरोध ही नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां रिकॉर्ड में दर्ज कराई थी, और वो जानकारियां ये थी कि बड़ी संख्या में एक बड़ा तबका पावर एलीट, दुनिया के अमीर लोग मोटी लालच दे रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के पक्ष में वोट दे दो, और वो धमकियां भी दे रहे हैं। ये रिकॉर्ड में है। तब इतना बड़ा रायता नहीं था, 48 की बात। तो एक बड़ा तबका, एक पावर एलीट ऐसा है जो इजराइल के, उसके बहुत सारे कनेक्शन हैं, चीज़ें हैं। मैं हर चीज़ को धर्म से जोड़ना बचता हूं, क्योंकि मैं धर्म के नज़रिए से देखना नहीं चाहता हूं। तो वो एक वजह हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह जहां पे दुविधा है बाइडेन की, देखिए चल रहा है 2023, अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन होगा, किस पार्टी की तरफ से, इसको लेकर बहस भी शुरू हो गई है। यहां पे समस्या ये हो रही है कि बाइडेन जो है वो भयंकर संकट में फंसे हुए हैं अपनी नीतियों निर्णयों के कारण। जिस पार्टी से बाइडेन आते हैं, जिससे ओबामा आते हैं, इस पार्टी का रिकॉर्ड ये है कि इसने पूरी दुनिया में कलेश फैला फैला के, रायते फैला फैला के, और अमेरिका की दुकान चलाई है। और फार्मा लॉबी हो, हथियार लॉबी हो, उस सब का बड़ा ख्याल रखते हैं ये। तो हुआ यह है कि इनके पावर में आने के बाद इन्होंने बहुत सारे रायते बिखेरे। यूक्रेन वाला रायता और उस रायते के बीच में रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण दुनिया को तेल की उपलब्धता कम हो गई, क्योंकि नाटो देश और जो इनके एसोसिएट थे उन्होंने रूस से तेल खरीदना कर दिया कम। तो रूस का उत्पादन जाहिर बात है प्रभावित हुआ। तो धरती पे रूस का हो या किसी का हो, उत्पादन तो उपलब्धता को कम करेगा ही ना। दूसरा, ईरान के ऊपर प्रतिबंध थे, तो दुनिया में तेल की कमी पैदा होनी शुरू हो गई, और इसका फायदा अमेरिका ने भरपूर उठाया। और इतना फायदा उठाया कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, यानी जो तेल का खजाना इमरजेंसी के लिए रखते हैं, जिसके जरिए वो दुनिया से खेल सकें, वो आधे के आसपास हो गए, करीब 40% कम हो गए। यानी आधा तेल बाइडेन ने बेच खाया। जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया था, लगाया अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की अगुवाई में था, लेकिन अमेरिका ने ही उन देशों से महंगा महंगा तेल बेचकर खूब माल लूटा, और उसके कारण उसके पास खुद ही तेल का खजाना कम हो गया।
इस स्थिति से बचने के लिए जिस वेनेजुएला को अमेरिका ने दूध से मक्खी की तरह उखाड़ कर फेंक दिया था, उसको दोबारा कहा गया भैया तेल पैदा करो। अब वेनेजुएला के पास में कोई नलका तो है नहीं, खोल देंगे। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मशीनरी थी, सारे के सारे तेल के कुएं थे, उनको दोबारा चालू करने में लग रहा है समय। तो इस वजह से दुनिया में अब आ गया है तेल का संकट और करीब करीब $100 के आसपास तेल पहुंच गया है। मैंने 2 चार्ट आपको लगाए हैं। पहला चार्ट आप देख लें जिसमें किस तरह से अमेरिका का तेल का भंडार आधे से भी कम हो गया है, वो दिखाई दे रहा है। और ये जो आपका 45% हो गया है, 45% नीचे आ गया है बाइडेन के ज़माने में। और ये कहाँ कहाँ पहुँच गया था, 10 में कितना था, सबसे ज़्यादा 10 में था, उसके बाद 15 में ठीक ठाक था, लेकिन ये बाइडेन के आने के बाद ये तेज़ी से गिरा है। दूसरा ग्राफ ये बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से तेजी से, ये रंगों पे मत जाइएगा, कंपनियों के नाम के रंग हैं, तेल एक्सपोर्ट किया गया। तो अमेरिका का तेल का खजाना खाली हो गया है। अब अमेरिका का तेल का खजाना खाली हो गया है, इसका मतलब यह है कि बाइडेन की बेचैनी है कि एक तरफ से पहले ही परेशान हैं, ब्याज बढ़ाए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि महंगाई ना हो। महंगाई रोकने के लिए वहाँ का फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज बढ़ा रहा है, यानी धन की उपलब्धता कम कर रहा है ताकि महंगाई ना हो। लेकिन दूसरी तरफ से ये एक ऐसा फैक्टर आ जाएगा जिसके कारण महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो लोग थोड़े से अर्थशास्त्र के जानकार हैं वो इस बात को समझेंगे कि एक तरफ तो आप धन की उपलब्धता कम करा रहे हो ताकि महंगाई ना हो, यानी जब धन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, समाज में धन कम हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो लोग लेंगे नहीं ना बैंक से महंगा कर्ज या महंगा धन, और ज़्यादा लोग जमा करने लगेंगे बैंक के पास, भाई अच्छा ब्याज मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप ज़्यादा पैसा कम हो जाएगा समाज में तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि डिमांड चीज़ों की कम हो जाएगी ना, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। तो एक तरफ आप ये करें, दूसरी तरफ धन बढ़ा रहे हो, पेट्रोल बेच के, हथियार बेच के जो आप पैसा ला रहे हो वो भी तो मार्केट में ही आ रहा है, उसी मार्केट में बढ़ा रहे हो। लेकिन ये इनकी माया है। बहरहाल, लेकिन महंगाई कम करने का उन्होंने जो भी तरीका अपनाया, ये जो तरीका है, अब जो तेल बढ़ रहा है, तेल के कारण जो महंगाई बढ़ने वाली है, इसको संभालना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। और ये चिंता की बात भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत में भी चुनाव आने वाले हैं। जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तब तो मोदी जी ने दाम कम किए नहीं, अब महंगा होने जा रहा है, और अब अगर दाम बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ से उंगलियां उठेंगी। तो वो सारी चीजों के बीच में एक दुविधा में फंसे हुए हैं बाइडेन महोदय कि भैया हम इजराइल में जाएं कि ना जाएं। दूसरी तरफ पूरा ईसाई विश्व जो है, क्रिश्चियन दुनिया है, वो इस अमानवीयता से नाराज है जो इजराइल बरत रहा है। तो जाएं तो ना जाएं कि ना जाएं। लेकिन जो पावर एलीट है वो आखिर जीत गया और बाइडेन को यहां आना पड़ा। लेकिन यहां आए बाइडेन, और साथ ही साथ अब वो चाह रहे हैं, देखिए तेल का संबंध इस इलाके से इसलिए है कि बाइडेन को लगता था कि अगर मैं इजराइल के साथ खड़ा होऊंगा तो सऊदी अरब हो या दूसरे जो भी आसपास के देश हैं, तेल उत्पादक देश हैं, उनके साथ में संबंधों पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर देश इजराइल के खिलाफ है। अगर आप इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो आपका वो विरोध करेंगे, और हो सकता है इससे अमेरिका के हितों पर असर पड़े, क्योंकि ओपेक प्लस तेल उत्पादन देश, धन साथ में मिला लो सोवियत, रूस को, ये हो गया प्लस, रूस को मिला के ओपेक प्लस कहा जाता है। ये पहले ही अपना उत्पादन कम करने का ऐलान कर चुके हैं, धीरे 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 करके तेल का उत्पादन कम करेंगे, यानी तेल का दाम ये बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। उस बीच में ये कोड़ में खाज वाली स्थिति है कि बाइडेन जो है उनके पास में स्ट्रेट रिजर्व कम है, तो जाहिर बात है कि अमेरिका को भी अपने रिजर्व धीरे धीरे रीफिल करने पड़ेंगे ना, तो उनकी तेल की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे में तेल की महंगाई आने वाली है, और उस महंगाई से बचना भी है बाइडेन को, और अपने पावर एलिट को खुश भी करना है। ये एक बैलेंस है जो आप समझिए। इस बैलेंस को साधने के लिए बाइडेन आए हैं, इसलिए उनके जो बयान है वो भी उस बैलेंस को साधते हुए हैं। वो इजराइल के पक्ष में भी बोल रहे हैं और फिलिस्तीन के पक्ष में भी बोल रहे हैं।
इजराइल के पक्ष में ये बोल रहे हैं कि वो मिसाइल जो चली है, जो अस्पताल के ऊपर बम गिरा है, वो बम इजराइल ने नहीं गिराया। लेकिन साथ में वो भी कह रहे हैं कि वहां मत घुसना। वो ये भी कह रहे हैं कि सिविलियंस के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं मानवीय सहायता के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। इस बीच में इजराइल घोषणा कर चुका है कि एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाएंगे हम साउथ इजराइल में, साउथ गाजा पट्टी में, नीचे वाले हिस्से में गाजा पट्टी के। तो दोनों चीजें साधी जा रही हैं। एक तरफ अरब दुनिया को एक सांत्वना दी जा रही है कि चिंता मत करो, इजराइल इतना ज्यादा हैवानियत अब नहीं बरतेगा, और दूसरी तरफ बाइडेन साहब जो हैं वो इजराइल को थपकी भी दे रहे हैं, उसको समर्थन भी कर रहे हैं। इन सारी चीजों के पीछे आप एक चीज और देखिएगा कि इजराइल, अगर आपको लग रहा होगा कि सब कुछ इजराइल के हाथ में है, जब चाहे गिरा दे, तो ऐसा नहीं है। हमास की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमास के पास जो ताकत है वो अनंत ताकत है, और इतनी ताकत है जिसके आगे इजराइल लाचार है। कौन सी ताकत? हमास के पास ताकत है होस्टेज वाली ताकत। एक सैनिक था इजराइल का, उसको पहले हमास ने अपने पास बंदी बना लिया था। उसका नाम था गलित शलित, और गलित शलित की रिहाई के लिए 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को, जिनको उम्र कैद की सजाएं दे रखी थी, इजराइल ने छोड़ना पड़ा था एक आदमी के पीछे, एक सैनिक के पीछे। ये 2011 की बात है। इजराइल ने सारे घोड़े खोल लिए थे, लेकिन उस एक सैनिक को अपने रिहा नहीं करवा पाए थे। उसके बदले में 1000 से ज्यादा कैदी रिहा करने पड़े। यहां वो पॉइंट आता है कि जिस तरह से अगर 1000 कैदी आपने रिहा किए, बेकसूर कैदी रिहा किए, इसका मतलब आपने 1000 बेकसूर लोगों को अपनी जेल में भी रखा होगा ना। अब जो हमास के पास हॉस्टेजेस है, उसको लेकर भी डील शुरू हो गई है, और वो डील ये है कि 6000 बेकसूर लोग, बेकसूर हमास का कहना है, इजराइल की जेलों में बंद है, उनको रिहा किया जाए, तब हम इन हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे। यानी एक डील बनती जा रही है कि अगर आप इन बंधकों की रिहाई चाहते हैं तो ये रिहाई तभी होगी जब आप 6000 लोगों को हमारे छोड़ देंगे, जिनको आपने, बेकसूर लोगों को अपनी जेल में डाला हुआ है। यहां से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि एक समझौते की कुछ भूमिका बनती है। ये भूमिका जो बन रही है, इस भूमिका के बीच में ईरान बार बार एग्रेशन दिखा रहा है, उधर लेबनान से हिजबुल्लाह बार बार एग्रेशन दिखा रहे हैं। ये अलग बात है कि ये जितने भी देश हैं, इनके जो शासक हैं, उनको बहुत ज़्यादा ना तो फिलिस्तीनियों से फ़र्क पड़ता है, ना उनको आम लोगों से फ़र्क पड़ता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दुनिया में 2 ही जाति होती हैं, गरीब और अमीर, और 2 ही वर्ग होते हैं, शासक वर्ग और जनता। लोग कहते हैं ना कि आप हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। ये नेगेटिव नहीं है, ये जनता के लिए पॉजिटिव है। हम सरकार के खिलाफ जनता की तरफ से खड़े रहें, यही तो पत्रकार का काम है। सरकार जहां भी 19-20 कुछ करे जनता के साथ में, पत्रकारों को, जनता को जागरूक करना है, ताकि सरकार की हिम्मत आगे ना बढ़े। वरना आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि किसी भी सरकार ने दुनिया में कहीं पे भी जनता का खून पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम बात कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में जनता जो है वो पिस रही है। सऊदी अरब को अपने अमेरिका से संबंधों की परवाह है। सभी को देख लीजिए आप। उधर मिस्र को अलग टेंशन है, उसको लग रहा है कि मेरा शिनाई प्रायद्वीप ना चला जाए, गाजा की तरफ से मैं नहीं खुलूंगा रास्ता, उसको अलग टेंशन है। इनको सबको अपनी टेंशन है। जो फिलिस्तीन के मासूम लोगों को लेकर बयान दे रहे हैं, ये बयान फिलिस्तीन के मासूम लोग, इनके लिए इनकी बस रणनीतिक अहमियत है, वरना कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तुरंत सुलझ जाएगी। ओपेक देश जितने भी हैं ऐलान करते हैं हम तेल नहीं देंगे। भाई अगर रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ये प्रतिबंध अमेरिका लगा सकता है, तो ओपेक देश ये भी प्रतिबंध लगा सकते हैं कि हम इन देशों को तेल नहीं देंगे। भाई मासूम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मालिक लोग हैं ना देशों के, इनकी दुनिया अलग चलती है और ये बहुत डरते हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं,
आंखें तरेरने पर उनको मरवा दिया जाता है, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे, अमेरिका का रिजीम बदलने में रोल क्या है, इसको अगर सर्च करेंगे, 100-150 सरकारें उठापटक कर चुका है। तो सऊदी अरब भी डरता है, ईरान भी डरता है, सब डरते हैं। उसके बावजूद कुछ लोग तो कम से कम मसल फ्लेक्सिंग कर भी रहे हैं, बाकी तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला कि ये जो समय है, इस समय में चीजें बैलेंस चल रहे हैं। और सबसे बड़ी दुविधा जो है वो अमेरिका की है। पूरा ईसाई समाज उसकी जो धार्मिक वैल्यू हैं, दया, प्रेम वाली, उन धार्मिक वैल्यू के खिलाफ होता हुआ ये कृत्य देख रहा है और उसका विरोध कर रहा है। लंदन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मिडिल ईस्ट की सारे देशों में सड़कों पर जनता आ रही है। और उसके साथ साथ ये तेल और महंगाई का प्रेशर है बाइडेन के ऊपर। इसके विपरीत जो अर्बन एलीट है, पावर एलीट है, बड़े लोग हैं, मोटे मोटे पूंजीपति हैं, वो चाहते हैं कि चीजें इजराइल के पक्ष में हो, क्योंकि उनमें से बहुत सारे अलग अलग कारणों से इजराइल के समर्थक हैं, उसमें कई यहूदी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो भी है, या हालात इस वक्त जैसे हैं, उसमें अभी कुछ भी तय करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो हफ्तेभर पहले का एक इजराइल था, जो इस पे उतारू दिख रहा था कि मैं अंधाधुंध मारकाट मचा दूंगा, जिसने अपने टैंक बॉर्डर पे खड़े कर दिए थे गाजा के, जो उसमें घुसने को आतुर था, आज वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है। आज वो बात कर रहा है कि भाई हम नागरिक ठिकानों पे बमबारी नहीं करेंगे, और बहुत सारी बातें कर रहा है। यानी उसके सुर बदल गए हैं। ये बदलाव है। और जो एक सेट किया है गोल हमास ने कि भैया बंदियों की रिहाई के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा, मांग भी कर दी उन्होंने, 6000 मांगे। तो एक समझौते का एक कंडीशन दिखाई दे रही है कि भाई यहां जाके समझौता हो सकता है। लेकिन इस पूरे समझौते के बीच में जो आम फिलिस्तीन का नागरिक है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी स्थितियां बेहतर करने के लिए कोई शर्त नहीं आई है हमास की तरफ से भी और कहीं से भी। बहरहाल यही अभी तक की स्थिति है। जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, रोज रोज नए नए अपडेट आ रहे हैं, चीजें आ रहे हैं, उनका विश्लेषण मैं आपके पास लेके आता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।